आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के तहत कक्षा 9वीं के गणित विषय की जो 24 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा, उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके विभाग के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी करा गया है, प्रत्येक चैप्टर के कितने अंकों का अंकभार है या कितने टाइप के किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसको आधार मानते हुए प्रत्येक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रश्नों के अकॉर्डिंग अभ्यास करवाने के प्रयास का यह मेरा प्लेलिस्ट का पहला वीडियो रहेगा, जिसमें हम परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, उनको देखेंगे। और इस वीडियो के अलावा बाकी के जो टाइप हैं प्रश्नों के, जैसे कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक या निबंधात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न, उनके भी मैं लगातार वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको परीक्षा से पहले पहले आप सभी प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। और आपको एक बात का मैं विश्वास दिला देता हूं कि आपकी जो परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें जो प्रश्न आएंगे वो इन 4-5 वीडियो के अंदर से ही आएंगे। तो आप इनका सभी वीडियो को अच्छे से देखकर अभ्यास कर लीजिएगा। यहाँ से आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखकर इनके जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर लेना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हमारा जो आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि विभाग ने जो ब्लूप्रिंट जारी करा है, पाठ्यक्रम जारी करा है, उसके अकॉर्डिंग कुल 10 प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंतर्गत, जिनके आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 प्रश्नों में ऐबै सैदै वाले प्रश्न, इनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि कुल अंक हो जाएंगे 10 गुणा 1 अंक यानी 10 अंक। ठीक है, एक एक करके हम प्रत्येक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछी गई है, 4 विकल्प है, √2, √3, √4 और 0.129321453 डैश डैश डैश। चारों विकल्पों में से हमें परिमेय संख्या को बताना है कि कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वो सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वो सभी संख्याएं होती है जिनका एक निश्चित मान होता है। हम एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी प्राप्त कर लें वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे √2 है, इसका मान हम पॉइंटों में निकालते जाएंगे, कभी फिनिश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान भी हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, 1.73295 ऐसे चलता जाएगा आगे, ही खत्म नहीं होगा। √4, अब √4 के बारे में तो आपको पता ही है, वर्गमूल 4 है तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और 2 एक निश्चित वैल्यू है, तो ये एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसे हम अगर P/Q की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। हमसे पूछा भी यही गया है कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम द ऑप्शन को भी देखें तो वो क्या है, 0.129321453। ये आगे डैश डैश भी लगा हुआ है, यानी ये संख्या कभी फिनिश नहीं होएगी, खत्म नहीं होएगी। इसमें भी आपके पास 2 विकल्प होते हैं। अगर कोई संख्या इस तरह से आ जाए, उस संख्या को अशांत कहते हैं, और अगर वो रिपीट हो रही है, कोई अंक या अंकों का समूह अगर रिपीट हो रहा है तो वो अशांत आवर्ती संख्या होती है। और अशांत आवर्ती संख्या को हम बटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नावली है 1.3 प्रश्नावली, उसमें अशांत आवर्ती वाली संख्याओं को बटा की फॉर्म में लिखना बताया गया है। क्वेश्चन आता है उसका, आगे हम क्वेश्चन करेंगे भी। तो ये वाली जो संख्या है ना, इस संख्या को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ब और ऑप्शन द, ये तीनों ही अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। तो हमारा एक ही ऑप्शन से ही बैठ रहा है, स ऑप्शन, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो स ऑप्शन इसका राइट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे परिमेय संख्या पूछी गई थी, इसमें अपरिमेय संख्या पूछी गई है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं 0.18181818 डैश डैश डैश, 4.539, 10/3 और पाई। तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते,
तो ये देखो कौन सी टाइप की संख्या है, 0 आगे अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 8 1 8 1 8 1 8 बार बार रिपीट हो रहे हैं। अशांत आवर्ती प्रकार की यह संख्या, अशांत आवर्ती है ये, ठीक है। ये है 7 दशमलव प्रसार, 4.539, आगे खत्म ही हो गया ये सवाल। तो इसको भी बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी बटा के रूप में लिख सकते हैं, ये तो बटा के रूप में लिखा हुआ ही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। तो चौथा ऑप्शन पाई रह जाता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। वैसे अगर आप कहोगे कि सर पाई का मान तो हम 22/7 लिखते होते हैं, या फिर हम पाई का मान 3.14 लिखते होते हैं, ये दोनों तो परिमेय संख्याएं हैं। 22/7 बटा की फॉर्म है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखना, पाई का ये निश्चित मान नहीं होता, निकटतम मान हम ले लेते होते हैं। पाई का ये निकटतम मान है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। और ये 3.14 है ना, ये भी पाई का निकटतम मान लिया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का मान आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक गणितज्ञों ने पाई का मान निकालने की लगातार कोशिश करी है, लेकिन उसमें भी पाई का मान दशमलव के बाद लाखों स्थानों तक ज्ञात किया जा चुका है। लेकिन अभी ये पाई का मान वैल्यू कभी खत्म नहीं हो रही है, एग्जैक्ट मान हमारा कोई ना तो कोई अंक रिपीट हो रहा, और इसकी वैल्यू आगे से आगे निकलती ही जा रही है। तो पाई का एक निश्चित मान नहीं है, यानी ये हमारी एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो द ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। आगे है इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन करते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों, संख्याओं का जो समूह होता है ना, उसमें सबसे पहले कौन से टाइप की संख्याएं आती है? सबसे पहले आती है संख्याएं प्राकृत संख्या। आपको संख्या पद्धति का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है आपके कक्षा अध्यापक के, विषय अध्यापक के द्वारा, तो आपको बताया होगा कि सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं सारी की सारी किस में होती है? पूर्ण संख्याएं में होती है। प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को इंक्लूड कर लो, शामिल कर लो, तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। पूर्ण संख्याओं के बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याओं के 3 प्रकार होते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, अपने ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या? ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ऋणोत्तर शब्द का कुछ अलग मीनिंग है, ऋणोत्तर का मतलब जो ऋण में नहीं है, ऋण के अलावा। तो इसमें धनात्मक और शून्य पूर्णांक दोनों ही आ जाते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक में, ऋण पूर्णांकों को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं। पूर्णांक के बाद में आगे याद रखना है, आगे संख्याएं 2 भागों में विभक्त हो जाती है, परिमेय और अपरिमेय। पूर्णांक के बाद में संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिवाइड हो जाती है, ओके। और उसके बाद में ये दोनों संख्याएं मिलकर क्या बना लेती है? ये बना लेती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, सबसे पहले प्राकृत, प्राकृत के बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद पूर्णांक, पूर्णांक के बाद में 2 संख्याओं के अलग अलग ग्रुप बन गए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय वो सारी संख्या, ये वाली सारी संख्याएं परिमेय में आ जाएगी, ये अपने आप में अलग है, और इन दोनों का समूह जो बनेगा वो वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाएगा, ओके। अब हमसे पूछा गया है परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय ये रही। अब याद रखना, कभी भी परिमेय संख्या जो है ना सारी की सारी, वो पूर्णांक या पूर्ण या प्राकृत ऊपर वाली नहीं हो सकती, नीचे वाली हो सकती है। तो परिमेय के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्याएं, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं ना, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से स ऑप्शन में लिखा हुआ है एक वास्तविक संख्या, ये वाला सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत होंगे, ठीक है। यहाँ स ऑप्शन पे टिक करना है, स ऑप्शन फिल करना है। आगे इसके बाद चौथा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया है शून्य है। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या उपरोक्त सभी है। तो देखिए, शून्य सबसे पहले पूर्ण संख्याओं में ही आता है, सबसे पहले शून्य आता है पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण के बाद में ये शून्य पूर्णांक में भी रहेगा, और पूर्णांक के बाद में आगे परिमेय संख्याएं आती है, उनमें भी ये शून्य रहेगा, परिमेय में भी ये शून्य रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही आंसर है हमारे। शून्य पूर्ण संख्याओं का भी एक सदस्य है, पूर्णांक संख्याओं का भी एक सदस्य है, और परिमेय संख्याओं का भी एक सदस्य है, ठीक है। तो इसका मतलब द ऑप्शन हमारा राइट हो गया, द ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे है इसके बाद 5वां सवाल, यह है दशमलव प्रसार के प्रकार हैं, शांत दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, या उपरोक्त सभी। तो आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए दशमलव संख्याओं के प्रसार किस तरह के होते हैं, दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की प्रसारित की जा सकती है।
दशमलव प्रसार वैसे तो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला है शांत, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा है अशांत। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत। अब ये जो अशांत होता है ना, इसके आगे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है इसका अशांत आवर्ती। कौन सा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती जिसमें संख्याओं के दशमलव प्रसार रिपीट होते हैं। और सेकंड प्रकार है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती जिसमें प्रसार जो है वो रिपीट नहीं होता, अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं होता। अब इन्हीं के दो के अलग अलग नाम हैं। अशांत को हम अनवसानी शब्द भी लिखते हैं, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। और दूसरा हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। ओके, तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं। देखो, हमसे पूछा गया है दशमलव प्रसार के प्रकार हैं, तो शांत दशमलव प्रसार ये भी दशमलव प्रसार का एक प्रकार हुआ, अनवसानी आवर्ती ये भी दशमलव प्रसार का एक प्रकार है, और अनवसानी अनावर्ती ये भी दशमलव संख्याओं का एक प्रसार का प्रकार है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो ये द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द ऑप्शन पे अपने को टिक करना था, ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे इसके बाद छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है अंडर रूट ए प्लस बी का संयुग्मी है। अंडर रूट ए प्लस बी का संयुग्मी है। तो अंडर रूट ए प्लस, एक संख्या तो है परिमेय और एक संख्या है अपरिमेय, इनका संयुग्मी क्या होगा? तो याद रखना, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में प्लस की या माइनस की संक्रिया होगी तो वो निशान ही बदलना है हमें। अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो उसको प्लस कर दीजिए, और संयुग्मी हमें प्राप्त हो जाता है। अंडर रूट ए प्लस बी है तो अंडर रूट ए माइनस बी हो जाएगा। अंडर रूट ए माइनस बी, ए ऑप्शन में देखो अंडर रूट ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सातवां सवाल। सातवें सवाल में हमसे पूछा गया है बहुपद। ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे चैप्टर में आ गए हम। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की घात है। घात क्या होती है? किसी बहुपद की घात उस बहुपद में दिए गए चर की अधिकतम घात होती है। इस बहुपद में कौन सा चर दिया हुआ है? x, और x की अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात। x के ऊपर सबसे बड़ी पावर कौन सी लगी हुई है? 3 लगा हुआ है। x की घात 3 है, x की घात 1 है, यहाँ x है ही नहीं पद, यानी x की घात 0 है। तो x की घात 3 सबसे बड़ी घात है, तो इसका मतलब इस बहुपद की घात कौन सी होगी? ब ऑप्शन 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ब 3। आगे है इसके बाद आठवां सवाल। रेखिक बहुपद की घात होती है। तो रेखिक बहुपद की घात आपको पता ही होगा, रेखिक बहुपद हमेशा एक सरल रेखा का निर्माण करता है, तो इसकी घात क्या होती है? 1 होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया ब राइट आंसर, ठीक है। आगे इसके बाद नौवां सवाल हमसे पूछा गया है नौवें क्वेश्चन में, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक आर हो, एक शून्यक क्या है? आर, तो पी आर का मान होगा। पी आर का मान बताना है, यानी आर क्या है? इस बहुपद का एक शून्यक है, और आपको शून्यक की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वह क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। किसी चर का ऐसा मान जिसे उस बहुपद में रखने पर, उस चर के स्थान पे रखने पर, चर के स्थान पर उस मान को रखने पर उस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं उस बहुपद का शून्यक। तो देखो, r अगर इस शून्यक है तो यहाँ p के आगे यहाँ x की जगह पर r रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी पी आर का मान 0 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10वां सवाल, जिसमें हमसे पूछा गया है बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स माइनस बी का शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखो, किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है ना, तो उस बहुपद की वैल्यू को 0 के बराबर रखकर x का मान ज्ञात कर लो बस। ये बहुपद है, अगर कोई इसका शून्यक होगा वो इसको 0 बनाएगा, तो इसको 0 के बराबर रख लीजिए और इसका आंसर निकाल लो। इस माइनस के b को इधर भेजेंगे तो 0 प्लस b हो जाएगा,
और इधर बच जाएगा ए एक्स। अब ए एक्स का मान आ जाएगा 0 + b अर्थात b, तो x का मान आ जाएगा b/a। b/a आंसर होगा। b/a 4 ऑप्शन में से ब ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, बहुपद का शून्यक b/a। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 3 का शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। 2x + 3 को अगर हमने इसका शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ से 2x का मान आ जाएगा 0 - 3, अर्थात 2x का मान आ जाएगा -3, x का मान आ जाएगा -3/2। -3/2 इन 4 ऑप्शन में से ब ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ब, -3/2। आगे है 12वां सवाल। बहुपद पी एक्स बराबर 2x² - 3x + 5 के लिए P1 का मान है, P1 का मान बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें जो बहुपद दिया हुआ है ना, उस बहुपद में P1 की वैल्यू कितनी होगी ये हमने ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चर x की जगह पर 1 रखने पर क्या करना होगा? चर जो हमें दिया हुआ है इसमें x की जगह पर 1 रख लीजिए। देखो बहुपद हमें दिया हुआ है px बराबर 2x² - 3x + 5। अगर हमें P1 की वैल्यू निकालनी है तो P1 यानी x की जगह पर 1 आया है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। 2 × x की जगह पर 1, 1 की पावर 2 -3 × x की पावर, x की जगह पर x की जगह पर 1 और बराबर में आगे +5। 1 की पावर 2 यानी 1 × 1, 2 बार 1 आएगा। 1 का गुणा 2 से किया 2। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, और प्लस का आएगा 5। P1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? सोल्व कर लेंगे। 2 भी प्लस का, 5 भी प्लस का, तो प्लस के तो हैं टोटल 7, 2 और 5 7, और माइनस के हैं 3। तो P1 का मान आ जाएगा 7 - 3 यानी 4 आंसर आएगा। तो 4 ऑप्शन है हमारा इसमें, 6 ऑप्शन, तो 6 ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां। -5 की पावर 3 + 7 की पावर -7 की पावर 3 + 12 की पावर 3, इस पूरी की वैल्यू का मान क्या है? ठीक है, हमने इसकी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका है। एक सर्वसमीका इसमें अप्लाई हो रही है। -5 की पावर 3 + -7 की पावर 3 + 12 की पावर 3। तो ये है A, ये है B, ये है C। A की पावर 3 + B की पावर 3 + C की पावर 3। इसका फार्मूला क्या होता है? A की पावर 3 + B की पावर 3 + C की पावर 3। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3 ABC के बराबर होती है। परंतु कब? कब होती है? जब A + B + C इन तीनों का जोड़ 0 हो। A + B + C तीनों का जो योग करा है हमने 0 आना चाहिए, तब ये आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर A का मान -5, B का मान -7 और C का मान +12। तो -5 और -7, -12 और प्लस के भी 12 है, तो 0 तो आ रहा है इसका आंसर। यानी हमारा आंसर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है। तो 3 × A का मान -5 × B का मान -7 × C का मान 12। अब इनका गुणा कर लो। देखो ये दोनों माइनस आपस में हो गए कैंसल। हमारे पास बच गया 3 × 5 × 7 × 12। 3 × 5 = 15, 15 का 7 से गुणा करेंगे, 15 7 105 और गुणा में 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक, 12 5 60 हासिल 6, 12 1 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 12 0 0 और 6 हासिल वाले, फिर 12 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे 12। 1260 इसका उत्तर आया। ऑप्शन ब सही आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा गया है हमसे बिंदु P -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश कौन सा होगा? तो आपको चतुर्थांशों के बारे में अगर जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता पाओगे। चतुर्थांश
कैसे पता कर सकते हैं हम? देखो, ये हमारे पास एक हम बना रहे हैं कि ये एक कार्तीय तल है और कार्तीय तल के अंदर ये 4 भाग हो गए, 4 चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें भी आपको याद रखना है, ये वाला सिरा धन सिरा होता है, ये वाला सिरा भी धन सिरा होता है अक्षों का। यहाँ बीच में मूल बिंदु होता है, इस जगह पे मूल बिंदु के इस तरफ धनात्मक मान होते हैं, इस तरफ भी धनात्मक मान होते हैं। यानी ये सिरा प्लस का, ये सिरा भी प्लस का, ये वाला सिरा माइनस का, ये वाला सिरा भी माइनस का। ये आपको पता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब आप आगे देखो, ये x और ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। जो डैश वाले सिरे होते हैं ना, वो माइनस के होते हैं, बस इतना याद रखो। अब इसके बाद यहाँ पर अगर वैल्यू देखें हम, इस चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु है वो सारा प्लस का होगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। x का निर्देशांक है वो भी प्लस, y निर्देशांक है वो भी प्लस का। तो यहाँ कोई भी बिंदु होगा उसके x और y निर्देशांक दोनों प्लस के होंगे। इसमें x तो है माइनस और y है प्लस। जो ये इस बिंदु में देखो, माइनस का x है और प्लस का y है, तो माइनस का x प्लस का y, तो इसका उत्तर ये होगा द्वितीय चतुर्थांश। लेकिन अगर हम बाकी को देखें, इसमें देखो x भी माइनस का और y है वो भी माइनस का, तो माइनस कोमा माइनस होगा यहाँ पर। इसमें x प्लस का और y माइनस का, ये वाला सिरा। तो ये चारों चतुर्थांशों के मैंने निर्देशांक यहाँ लिख दिए। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये जो बिंदु है ना, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ब ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां। 15वें क्वेश्चन में भी आप देखो, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है। इस x अक्ष के ऊपर अगर कोई बिंदु है, कहीं पर भी है, मान लो इस जगह पे है, तो इसके क्या निर्देशांक होंगे? तो याद रखना, अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो उसका x निर्देशांक तो x होगा, लेकिन y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। x निर्देशांक तो x होगा, y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। तो ये ए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आगे है 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, कार्तीय तल का निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये तो आपको बता ही दिया, ये एक क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जो कार्तीय तल बनाती है। इन रेखाओं का क्या नाम है? इसको x अक्ष कहते हैं या y अक्ष कहते हैं या ए और व दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, दोनों के बारे में पूछा है इसने, ये नहीं पूछा कि क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है या ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है। तो क्षैतिज रेखा को तो हम x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। तो x अक्ष भी इसका उत्तर है, y अक्ष भी इसका उत्तर है। तो स ऑप्शन में लिखा हुआ है ए और ब दोनों, तो स ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, दोनों ही आंसर है। आगे इसके बाद 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, निम्न में से चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित बिंदु है, चौथे चतुर्थांश में इन बिंदुओं में से कौन सा है? तो बिंदुओं के जो प्लस माइनस के सिंबल है ना, वही तो देखने अपने को। अब देखो, चतुर्थ चतुर्थांश ये है, ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें x वाला जो वैल्यू होगी वो प्लस की होगी और y वाली वैल्यू होगी माइनस की। यानी ऐसा बिंदु जिसमें x प्लस का है और y माइनस का है। चारों ऑप्शन में से ये देखो, द ऑप्शन, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये हमारा आंसर होगा द ऑप्शन हमारा राइट होगा कि द बिंदु जो है ना 2,3, वो इस चतुर्थांश में कहीं ना कहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेखिक समीकरण का मानक रूप है। किसी भी रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा? तो यहाँ पर एक समीकरण हमने दोनों रिपीट कर दी, यहाँ पर प्लस आना चाहिए था। रेखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारी रेखिक समीकरण का मानक रूप है। स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। सारे मान प्लस के होते हैं, ये याद रखना। आगे इसके बाद 19वां क्वेश्चन, रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 के हलों की संख्या है। इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो रेखिक समीकरण का अगर अकेली रेखिक समीकरण है जिसमें दो चर हैं, ये चर और ये चर, दो चर दे रखे हैं, एक चर x है दूसरा y है। तो बच्चों याद रखना, अगर दोनों चर हैं और समीकरण अकेली है, तो उस समीकरण में अगर हम x की वैल्यू को मानते जाएं, जैसे x या y की वैल्यू, जैसे मैं y की वैल्यू को 0 मान लूँ, 1 मान लूँ, -1 मान लूँ, 2 मान लूँ, ऐसे मैं मान रखता जाऊंगा ना, उतने ही मान x के निकलते जाएंगे।
तो केवल एक हल, केवल दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। इनमें से क्या होगा, केवल एक हल तो नहीं हो सकता, क्योंकि y का मान, जितने y के मान रखूंगा उतने ही x के मान प्राप्त होंगे। तो y के मैं कितने मान रख सकता हूँ, एक ही मान रख सकता हूँ या दो रख सकता हूँ या अनेक मान रख सकता हूँ। तो इसका आंसर है कि अपरिमित रूप से y के मैं कोई भी मान रख सकता हूँ। 0 रख दिया, 1 रख दिया, -1 रख दिया, -2 रख दिया, 1.5 रख दिया, 2.5 रख दिया, ऐसे कोई भी मान रखा जा सकता है। y का मान 1/3 रख दिया, 2/3 रख दिया, 5/3 रख दिया, ऐसे कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। जितनी वैल्यू रखेंगे उतने x के मान आ जाएंगे, तो हल तो इसके बढ़ते जाएंगे। तो स ऑप्शन हमारा ये सही है। स ऑप्शन में लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये राइट हो गया। आगे है इसके बाद में 20वां क्वेश्चन, समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। x - 2y = 4 का एक हल है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा इसका हल है? तो आपको याद होगा, अगर कोई समीकरण का कोई एक हल दे रखा है तो वो x और y के मान होते हैं। हल क्या होते हैं एक्चुअल में, उस समीकरण में जो चर दिए हुए हैं ना उनके मान होते हैं। दो चर हैं x और y, तो पहला वैल्यू x का होगा, दूसरा वैल्यू y का होगा। तो हमने इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन से वाला इस समीकरण को संतुष्ट करता है। x माइनस हमारे पास जो समीकरण दे रखी है ना, इस समीकरण में हम चेक करेंगे कि कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है। तो देखो हमारे पास हमारी जो समीकरण है वो है x - 2y = 4। पहला ऑप्शन अगर आपने देखें, ए ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है 1,2, अगर इसको देखें तो x की वैल्यू 1 है, 1 रख लीजिए, 2, फिर y की वैल्यू भी 2 है, बराबर में 4। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 - 2 × 2 4 = 4। 1 - 4 यानी 3, 3 = 4। तो ये क्या हुआ, असत्य हो गया, गलत है। ठीक है। अब इसके बाद ब ऑप्शन देखो, तो ब ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, -1। इसको भी चेक कर लेते हैं। x का मान 2, फिर -2, y का मान -1 = 4। तो चेक करो इसे, 2 माइनस और माइनस हो गए प्लस, 2 एकम 2 बराबर में 4। तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 = 4, यानी ये कथन हमारा सत्य हो रहा है। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन से वाला सही हो गया, ब ऑप्शन राइट हो गया। ब ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए, ब ऑप्शन को कोष्टक में फिल कर दीजिए। आगे है इसके बाद अगला सवाल 21वां, रेखिक समीकरण ax + b = 0 के हलों की संख्या है। तो ये उसी तरह का ही क्वेश्चन है। इसमें चर केवल एक है। चर क्या है, केवल एक चर है। अगर दो चर होते तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते, लेकिन इसमें केवल एक ही चर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें मान किसी का नहीं रखना है, इसको पक्षांतरण करके केवल हल कर लेना है। x का केवल एक हल इसमें प्राप्त होगा, x के अलग अलग हल नहीं प्राप्त होंगे, तो इसका ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है, यदि बिंदु 0,2 रेखा 3x - 2y + k = 0 पर स्थित हो तो k का मान बताना है। बिंदु दिया हुआ है 0,2 और ये बिंदु इस रेखा 3x - 2y + k इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये बिंदु अगर इस पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराते हैं इसे। 3 × में x की जगह पर 0 - 2 y की जगह पर 2 प्लस में k। 3 का 0 से गुणा 0 - 2 का 2 से गुणा 4 और प्लस में k बराबर में 0। यहाँ पर भी बराबर में 0। अब अगर k का मान निकालना है तो -4 बराबर के दूसरी तरफ +4 हो जाएगा, k = 4। k का मान क्या आ गया, 4 आ गया। 4 आंसर आएगा इन सारे ऑप्शन में से। द ऑप्शन में दिया हुआ है, द ऑप्शन को टिक कर दीजिए। आगे इसके बाद 23वां क्वेश्चन, वह रेखा जिसे अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है क्या कहलाती है? वह रेखा जिसे हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सके उसे क्या कहेंगे, एक शांत रेखा। तो ये यूक्लिड की एक अवधारणा है या उसके अभिग्रहितों में से एक है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। परंतु इसको देखते ही इस पे टिक मत कर देना। शांत रेखा को ही आजकल हम रेखाखंड कहते हैं। शांत रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो ये शांत रेखा लिखा हुआ है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एक रेखाखंड, यानी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो स ऑप्शन में देखो ए और ब दोनों ये बात लिखी हुई है स ऑप्शन में, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब सही कौन सा होगा, स ऑप्शन।
स ऑप्शन पे हमने टिक करना है। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वां। दो भिन्न बिंदुओं से होकर गुजरने वाली अधिकतम रेखाएं खींची जा सकती है। दो अलग अलग बिंदु हैं, उनसे गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपको देखो, अगर ये दो बिंदु हैं, इनसे होकर गुजरने वाली आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो? तो जैसे मैंने एक रेखा ये खींची, अब अगर मैं दूसरी रेखा खींचना चाहूँगा ना तो वो इसके ऊपर ही आएगी। एक और रेखा खींचना चाहूँगा तो वो इसके ऊपर ही आएगी। यानी कि रेखा केवल एक ही खींच रहे हैं हम, अलग अलग रेखा नहीं खींच सकते इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक रेखा। केवल एक रेखा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। आगे है 25वां सवाल। किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अधिकतम रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से, हमारे पास एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे ये पहली रेखा खींच दी जो इस बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, ये वाली रेखा बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा भी जा रही है। ऐसे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, हम कितनी मर्जी रेखाएं खींच लें। असंख्य रेखाएं हम यहाँ से खींच सकते हैं। कोई हमारे पास काउंटिंग नहीं है कि कितनी रेखाएं हम खींचेंगे। ठीक है, जितनी हमारी लिमिट नहीं है हम उतनी रेखाएं इसमें से खींच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन में से देखो, केवल एक, केवल दो, असंख्य, शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा असंख्य, यानी स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आगे इसके बाद 26वां क्वेश्चन। 120 डिग्री के प्रतिवर्ती कोण का मान होता है। 120 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बताना है। तो याद रखना, 120 का जो प्रतिवर्ती कोण होगा, अगर मैं वो लिख दूं इसके साथ में, जैसे x लिख दिया, तो प्रतिवर्ती कोण और दिए गए कोण दोनों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण और जो दिया गया कोण है उन दोनों का जो वैल्यू होगा योग करने पर वो 360 आएगा। तो 360 में से 120 माइनस कर दो, कितना बचा? x बराबर 240 डिग्री। डायरेक्ट भी है, 120 को डायरेक्ट भी माइंड में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो ये, कि ऐसा कोण जिसका जोड़ करने पर 360 डिग्री आ जाए वो एक दूसरे के प्रतिवर्ती कोण होते हैं। ठीक है, 120 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 240 डिग्री। एक दूसरे के नहीं होते, सॉरी, वो 180 डिग्री से बड़े वाला जो कोण होगा उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। 26वां क्वेश्चन हमारा था प्रतिवर्ती कोण 120 डिग्री का। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 27वां। रेखिक कोण युग्म बनाने वाले कोणों का योग होता है। रेखिक कोण बनाने वाले जो भी कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होता है, ये याद होगा आपको। 180 डिग्री का अगर कोणों का योग हो जाए तो उन कोणों को रेखिक कोण कहते हैं। एक ही रेखा पर होना जरूरी है इनका। ठीक है, आगे इसके बाद 28वां क्वेश्चन। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन बताना है। रेखिक कोण युग्म संपूरक होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। रेखिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, सही है जी। एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं, ये गलत है। अंतः कोण युग्मों का जो जोड़ होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अंतः कोण युग्म बराबर नहीं होते, उनका जोड़ यानी योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जैसे 120 और 60 हो गया, 70 और 110 हो गया, इस तरह से। तो अंतः कोण युग्मों का योग 180 डिग्री होता है, युग्म बराबर नहीं होते। तो द ऑप्शन इसका सही हो गया। हमसे असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन द असत्य है। फिर है 29वां क्वेश्चन। किसी समांतर रेखा युग्म को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने अंतः कोण युग्मों का योग होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी समांतर रेखा युग्म, जैसे ये एक समांतर रेखा युग्म हमने खींचा, दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर है, और ये एक रेखा है जो इनको काट रही है, तिर्यक रेखा है। अब इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, किसी एक साइड पर एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म, इस रेखा के एक ही ओर ये अंतः कोण युग्म होंगे दोनों, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग, ये ए कोण है, ये कोण बी है, इन दोनों का योग क्या होगा? ए प्लस बी की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो अंतः कोण युग्म का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, याद रख लेना। अंतः कोण युग्मों का योग 180 डिग्री कब होता है? जब ये रेखाएं समांतर है।
अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है तो ये 180 डिग्री से कम हो सकता है या 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। तो इसका ब ऑप्शन हमारा राइट है, ब ऑप्शन पे टिक करना था। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, जिसमें पूछा गया है निम्न में से त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। सर्वांग समता की कसौटी कौन सी नहीं है बतानी है हमने। तो पहली है भुजा 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 कसौटी, ये जिसे हम साइड 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 कसौटी भी कहते हैं, ये सही है। दूसरी है भुजा कोण भुजा कसौटी, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये वाली कसौटी देखो, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, SAS कसौटी, जिसका हम शॉर्ट में नाम ले सकते हैं SAS कसौटी। तो ये भी बिल्कुल सही है, SAS कसौटी हो सकती है। सर्वांग समता से संबंधित ये कसौटियां हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है। दूसरी कसौटी कौन सी, SAS यानी कि भुजा कोण भुजा, ये कसौटी भी बिल्कुल सही है। फिर है भुजा भुजा कोण कसौटी, भुजा भुजा कोण, ये कसौटी नहीं लगती बच्चों, ये लागू ही नहीं होती। दो भुजाएं और तीसरा कोण ये बराबर हो जाए तो कह नहीं सकते कि वो त्रिभुज क्या है, संगत जो भुजाएं हैं और एक संगत कोण है बराबर होने पर सर्वांग सम होंगे, ये सही नहीं है। और कोण कोण भुजा कसौटी ये भी सही है, एंगल एंगल साइड ये सही है बिल्कुल। तो हमारे पास एक एक कसौटी ऐसी है जो लागू नहीं होती, साइड साइड एंगल, ठीक है, भुजा भुजा कोण कसौटी। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। 31वें क्वेश्चन में से हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 31, दो सर्वांगसम त्रिभुजों त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR के लिए सत्य है, क्या सत्य है इन चारों में से। तो AB बराबर QR, अब अच्छा इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों का, फिर ये समझ में आएगा आपको। जैसे एक डायग्राम मैं यहाँ ये बना रहा हूँ त्रिभुज ABC का, और सेम ही डायग्राम दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। एक पे अपने लिख देते हैं ABC और दूसरे पे PQR। अब याद रखना ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये एक दूसरे के संगत कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये जो तीसरा कोण है ना C, ये R के बराबर होगा। इसी तरह से ये वाली भुजा इस भुजा PQ के बराबर होगी, ये BC भुजा इसके बराबर होगी, और ये जो तीसरी भुजा है AC ये PR के बराबर होगी। अब सर्वांग समता के अंदर ये होता है, आपको पता ही होगा। अब अपने इसमें से देखते हैं कि कौन से वाला सही बैठ रहा है, कौन से वाला गलत बैठ रहा है। AB बराबर QR, AB बराबर QR, ये तो गलत हो गया, तो ये कथन हमारा गलत है। ओके, कोण ABC बराबर कोण PRQ, ABC ये वाला कोण इसके बराबर PRQ इस वाले कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर नहीं है, तो ये गलत है। कोण BAC ये वाला कोण QPR ये कोण इस कोण के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो ये कथन हमारा सही हो रहा है, ये दो गलत हो गए। लास्ट वाला देखो AC बराबर PQ, AC बराबर PR होना चाहिए लेकिन यहाँ PQ लिखा हुआ है, तो ये कथन भी गलत है। तो केवल एक ही कथन सही हुआ है, कथन स या ऑप्शन स, ठीक है, ये हमारा सत्य कथन है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें 32वां, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण होता है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का प्रत्येक कोण बनता है। 32वें क्वेश्चन को आपने इजीली समझ लिया होगा। आगे है 33वां, किसी समांतर चतुर्भुज का गुण धर्म है
समांतर चतुर्भुज का क्या गुणधर्म होता है? 4 ऑप्शन है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल सही है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है किसी भी समांतर चतुर्भुज की। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। विकर्ण समांतर चतुर्भुजों के आपस में समद्विभाजित करते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है ये चीज़ें तो मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत अगर हम देखें, हमारे पास सबसे पहले सम्मुख भुजाएं बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है। सम्मुख कोण भी बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है ना, ये इस कोण के बराबर होगा। तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर। फिर इसके बाद आगे है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ये विकर्ण और ये विकर्ण। जिस जगह पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहां पर ये समद्विभाजित होंगे, इक्वल पार्ट में हो गए ये डिवाइड। तो ये भी सही है, यानी तीनों ही कथन सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प द, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34वां। दी गई आकृति जिसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण BAD बराबर 115 डिग्री हो तो कोण BCD का मान बताना है। कोण BAD ये जो कोण है ना, इसका मान 115 डिग्री है और हमें बताना है BCD का मान। BCD इस कोण की वैल्यू। तो चक्रीय चतुर्भुज के अंदर इन दोनों कोणों का योग जो होगा ना वो 115 प्लस कोण BCD। सम्मुख कोणों का योग हमेशा याद रखना, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 होता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इन दोनों का योग 180 और इस कोण का और इस कोण का योग भी 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें कोण BCD की वैल्यू निकालनी है तो इस 115 डिग्री को 180 डिग्री वाली साइड माइनस में ले जाएंगे, 115 डिग्री। तो आखिर में आंसर बच जाएगा BCD की वैल्यू 65 डिग्री। 65 डिग्री इसका ऑप्शन स दिया हुआ है, स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दी गई आकृति में AB तथा CD वृत्त की समान जीवाएं हैं। यदि कोण OAB बराबर 50 डिग्री तो कोण OCD का मान बताना है। OAB इस कोण का मान तो है 50 डिग्री। अच्छा गलत बता दिया मैंने। OAB इस कोण की वैल्यू है 50 डिग्री। ओके, हमें OCD का मान बताना है। OCD इस कोण की वैल्यू को बताना है। तो ये इजीली हम बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि अगर वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं, केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होगा। ठीक है, अब इस x के अलावा बाकी जो कोण बच गए, क्योंकि ये जो जीवा है ना, ये वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाएगी उतनी ही कोण की वैल्यू होगी इस जीवा के द्वारा बनाए गए कोण की। दोनों कोण बराबर हो गए। अब आपको याद होगा कि अगर देखा जाए तो OA क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या। OB भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। 2 त्रिज्याएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अगर ये कोण 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री होगा। तो ये दोनों 50-50 डिग्री के हैं। 50 और 50 100, तो ये 80 डिग्री का हो गया। सेम ऐसे ही अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री होगा। ये 80 है तो बाकी कितना बचा? 100 के 2 इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि OC और OD दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याओं के अंदर क्या होगा कि जहां त्रिज्याएं एक वृत्त को इस जीवा से मिल रही है वहां पर बनने वाले कोण समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण होंगे। दोनों कोण बराबर होंगे तो 80 के बाद में 50-50 में डिवाइड हो जाएंगे दोनों कोण। तो ए ऑप्शन हमारा इसका राइट हो गया। ठीक है, ये हमारा एबेस अदय से रिलेटेड 35 क्वेश्चनों का एक हमने प्रैक्टिस करने के लिए 35 क्वेश्चन डाल दिए हैं। इनको आपने अच्छे से अभ्यास करना है। इन क्वेश्चंस में से आपको 9 या 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 10 के 10 ही प्रश्न यहाँ से इसी टाइप के, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मिल जाएं।
लेकिन कम से कम 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। मिलता हूँ आपको बाकी के जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं उन वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।